Assalamu alaikum. The topic of today's lab session is operation and maintenance of refrigerant units. जिस तरह हमने जो हमारा फर्स्ट लैब सेशन था उसमें हमने जो हीट एक्सचेंजर थे जो कि एक इम्पॉर्टेंट हमारा फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में जो है एक इम्पॉर्टेंट हमारा इक्विपमेंट है जो कि डिफरेंट आपके लिए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको यूज़ करते हैं हम। इसी तरह हमने उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टडी की थी। तो इसी तरह अब जो सेकंड ऑपरेटर्स हमारे पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जिसकी हमें स्टडी करनी है वो है रेफ्रिजरेंट यूनिट्स। सो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी के व्हाट इज़ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या है और फिर ही हम पढ़ेंगे कि ये रेफ्रिजरेशन जो है ये प्रोसेस हम किस इक्विपमेंट हम रेफ्रिजरेंट के थ्रू रेफ्रिजरेंट सिस्टम के थ्रू हम ये रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस करते हैं। सो सबसे पहले रेफ्रिजरेशन इज़ द मीन ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। हम किसी भी चीज़ को रेफ्रिजरेट करते हैं, हमारे घरों में फ्रिजेज़ हैं, हम अपनी जो लेफ़्ट ओवर मील्स होते हैं उन्हें हम सेव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं कि वो फ्रिज में हमारे पास या फ्रीज़र में हमारे पास महफूज रहेंगे एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप उन्हें अपने गर्मी में उन्हें रखेंगे, आप उन्हें अपने कमरे में या अपने किचन में रखेंगे तो वो गर्मी में वो महफूज नहीं रहेंगे, वो प्रिजर्व नहीं रहेंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। सो उसके लिए उसे प्रिजर्व करने के लिए फूड को, हर तरह के फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा अरसे तक हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन में बरकरार रहे और हम उसे यूज़ कर सकें। The preservation of perishable foods by refrigeration involves the use of low temperatures as a means of eliminating the activity of spoilage agents. अब इसमें सबसे पहली जो पॉइंट है समझने वाला वो है पेरिशेबल फूड्स कि पेरिशेबल फूड्स आखिर हैं क्या। बेसिकली पेरिशेबल फूड्स इस तरह के फूड हैं जिनके ख़राब होने का अंदेशा या ख़दशा होता है कि वो ख़राब हो सकते हैं, वो डिके हो सकते हैं या वो अनएबल टू अनसेफ टू यूज़ हो सकते हैं अगर उन्हें रेफ्रिजरेट ना किया जाए एट 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या आप 4.4 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं या बिलो इससे कि इससे भी कम टेम्परेचर पर उन्हें हम सेव ना करें या उसे फ्रीज़ ना करें। तो इस तरह के जो फूड्स होते हैं उन्हें हम पेरिशेबल फूड्स कहते हैं, यानी जिसे अगर आप एक ख़ास टेम्परेचर पे 4.4 डिग्री सेल्सियस पे या उससे भी कम टेम्परेचर पे या उसे फ्रीज़ करें आप 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी इस तरह के फूड जो कि फ्रीजिंग के बगैर या एक ख़ास टेम्परेचर सेट किए बगैर वो सेफ ना रह सकें, वो महफूज ना रह सकें, वो अनसेफ टू यूज़ हों, वो डिके हो जाएं, वो ख़राब हो जाएं, स्पॉइल हो जाएं। सो इस तरह के फूड को आप पेरिशेबल फूड्स कहते हैं। सो बेसिकली हमें इस तरह के फूड को हमें प्रिजर्व करना होता है जिसके लिए हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। सो रेफ्रिजरेटर जो है या रेफ्रिजरेशन में फिर आपके पास वो यूज़ करते हैं, लो टेम्परेचर यूज़ करते हैं, यानी आपके पास आम इन्वायरमेंट है, जो रेफ्रिजरेटर से बाहर का इन्वायरमेंट है, वो अगर 30 डिग्री है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो वो उस टेम्परेचर को रेफ्रिजरेटर जो है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4.4 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं अगर आप कन्वर्ट करें 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। सो 4.4 डिग्री, तो उसको एक आपके बाहर के एनवायरनमेंट से रेफ्रिजरेटर उस टेम्परेचर का, लो टेम्परेचर को यूज़ करते हुए आपका जो स्पॉइलेज एजेंट हैं जो कि ख़राब कर सकते हैं, जो डिके कर सकते हैं आपके फूड को, उसको वो एलिमिनेट करते हैं उस लो टेम्परेचर के ज़रिए। सो वो स्पॉइलेज एजेंट आपकी फंजाई हो सकती हैं, आपके बैक्टीरियाज हो सकते हैं, आपके वायरसेस हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के, जो कि बैक्टीरियाज बेसिकली और फंजाई ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपके फूड को स्पॉइल कर सकते हैं। सो बेसिकली उनको एलिमिनेट करने के लिए, उन बैक्टीरियाज को एलिमिनेट करने के लिए वो लो टेम्परेचर का वो यूज़ करते हैं ताकि हम पेरिशेबल फूड्स को, जो इस तरह की फूड जो कि ख़राब हो सकें, हम उसे महफूज बना लें। It has been found that the growth of food-destroying microorganisms is much faster at a temperature of 10 degrees Celsius than at 4 degrees Celsius. अब एक एग्जांपल के तौर पे वो कह रहे हैं कि इस तरह की रिसर्च है हमारे पास कि जो फूड डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो आपके पास अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और एक अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, सो 10 डिग्री सेल्सियस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी एज कम्पेयर टू 4 डिग्री सेल्सियस। अब वो ये बता रहे हैं कि जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी।
ग्रोथ अच्छी होने से क्या होगा, हमें ये नुकसान है कि जब फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसके डिके होने के, उसके स्पॉइल होने के चांसेस बढ़ गए। तो हम क्या करते हैं, उसकी बजाय जब आप 4.4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को रखते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं, फूड डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उनकी इतनी फास्टर ग्रोथ नहीं होती जो कि आपके पास अबव टेम्परेचर्स पे होती है। सो इसलिए आप फूड को फ्रीज भी करते हैं, आप उसे रेफ्रिजरेट भी करते हैं, आप उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे भी रखते हैं कि वो ख़राब ना हो। सो बेसिकली ये आपके पास इंपॉर्टेंस है कि आपने क्यों रेफ्रिजरेटर यूज़ करना है, कि वो ख़राब हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉइंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हायर टेम्परेचर्स पे वो सेफ महसूस करेंगे, तो वो उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होने से जो आपका फूड है उसका स्पॉइल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ये जो बात है ये एम्फसाइज करती है कि आप रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करें अपनी फूड को, अपने फ्रूट वेजिटेबल्स को, फिश मीट हर चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए आप रेफ्रिजरेटर का यूज़ करें। लेफ़्ट ओवर मील्स, जैसे हमारे घर में हम खाना बनाते हैं, एक टाइम पे अगर खाना बच जाता है तो हम जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसे हम सेकंड टाइम पे यूटिलाइज़ करना है या हमें नेक्स्ट डे यूटिलाइज़ करना है, तो हम उसे फ़ौरन से फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो महफूज रहे, प्रिजर्व रहे, कि अगर वो बाहर पड़ा रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, तो हम उसे फ़ौरन जो है फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो महफूज रहे और हम उसे नेक्स्ट डे या सेकेंड टाइम हम उसे यूज़ कर लें। सो बेसिकली ये रेफ्रिजरेशन का प्रिजर्वेशन एक उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से हम रेफ्रिजरेशन करते हैं, और ये थ्रू रेफ्रिजरेटर्स और रेफ्रिजरेंट यूनिट्स हम करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट यूनिट्स हैं वो क्या हैं, वो किस तरह से उनकी वर्किंग है, उनका ऑपरेशन क्या है, और फिर हम उनकी मेंटेनेंस को भी देखेंगे। सो बेसिकली हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट यूनिट्स हैं उनकी जो एक्चुअल वर्किंग है, उनके कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं, कुछ जिसमें आपका जो, और कुछ आपके पार्ट्स हैं जो कि इंटरनली एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ आपके जो हैं पार्ट इस तरह के हैं जो कि आपके पास एक्सटर्नली एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो बाहर वाली साइड पे आपके रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेंट यूनिट्स होते हैं उनकी बैक साइड पर आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ उसके कंपार्टमेंट के जो अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इंटरनली एग्जिस्ट करते हैं। सो मेजर जो आपके पास कूलिंग कंपोनेंट जो हमारे पास ये है रेफ्रिजरेंट, वो एक कूलिंग कंपोनेंट उसे कह सकते हैं। तो उसके जो मेजर पार्ट्स हैं, मेजर इंपॉर्टेंट उसके कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो यहाँ पर इनलिस्ट किए गए हैं कि वो रेफ्रिजरेंट है, कंप्रेसर है, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर एंड थर्मोस्टेट, कि ये जो हैं हमारे पास 6 जो हैं ये इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट्स, इंपॉर्टेंट जो हैं हमारे पास पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं हमारे पास रेफ्रिजरेंट यूनिट्स के। तो हम इनकी वन बाय वन हम इनकी वर्किंग देख लेते हैं कि ये पार्ट जो हैं ये क्या परफॉर्मेंस जो है, क्या काम परफॉर्म करते हैं। सो सबसे पहले जो हम रेफ्रिजरेंट यूनिट में जिस कंपोनेंट को स्टडी करें और जहाँ से रेफ्रिजरेंट का साइकिल जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि जहाँ जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जहाँ से स्टार्ट होता है रेफ्रिजरेंट का पूरा साइकिल, वो रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट अगर मैं आम अल्फाज में आपको बताऊँ तो अक्सर आपने, अगर आपका फ्रिज ख़राब हो जाए तो अगर आप उसे किसी बनवाने वाले किसी स्पेशलिस्ट के पास आप उसे लेकर जाएं या वो घर आए आपके पास बनाने के लिए, तो अक्सर वो कह देंगे कि इसकी जो गैस है ना, इसकी गैस ख़त्म हो गई है फ्रिज की, कुछ इस तरह से वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो वो जो गैस का वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो इस रेफ्रिजरेंट, वो आम अल्फाज में वो यूज़ करते हैं गैस का वर्ड। और जो रेफ्रिजरेंट है वो एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, वो हमारी लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ करते हैं, जिसको जो हमने उसे नाम दिया हुआ है, लेकिन आम लैंग्वेज में, लेमैन की लैंग्वेज में उसे गैस बोलते हैं, कि उसमें जो है एक गैस भरी हुई होती है। सो बेसिकली ये जो रेफ्रिजरेंट है ये आपके पास आपके तमाम जो इंटरनल पार्ट्स हैं रेफ्रिजरेटर की उसमें फ़्लो करता है, और ये इस तरह का, ये वो रेफ्रिजरेंट, ये वो पार्ट है, ये आपके पास रेफ्रिजरेंट यूनिट का वो हिस्सा है जो कि कूलिंग इफ़ेक्ट कॉज करने का बायस है, जो कि आपके पास जो हीट है वो तमाम आपके पास जो भी आप अपने मटेरियल, जो भी आप अपना फूड रख रहे हैं उसको, जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो हीट उसमें मौजूद होती है, उस हीट को, तमाम चीज़ों की हीट को अब्जॉर्ब करता है, उसकी हीट को अपने अंदर वो गैस, वो अब्जॉर्बेंट, वो रेफ्रिजरेंट जो है हीट को, चीज़ों की, आइटम्स की, कुक्ड फूड की जो हीट होती है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वो जो फूड आइटम है वो ठंडा हो जाए, उसके टेम्परेचर कम हो जाए, और ख़ुद अपना टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा लेता है, और बढ़ा बढ़ा लेता है, और उसको क्या करता है,
कि वो जो आपके पास वो फिर अब्जॉर्ब गैस होती है उसको फिर एटमॉस्फेयर में अब उसने फेंकना होता है ताकि वो बाहर उसने एटमॉस्फेयर में रिलीज करना होता है। तो वो कंडेंसर के थ्रू जो है उस जो अपना वो गैस है जो उसने अब्जॉर्ब की हुई होती है, अपना जो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको फिर एटमॉस्फेयर में वया कंडेंसर जो है उसे वो थ्रो आउट कर देता है। और ये जो रेफ्रिजरेंट है ये आपके पास तमाम पार्ट्स में, इंटरनल पार्ट्स में जो है वो फ्लो करता रहता है और साइकिल जो है वो उसका स्टार्ट रहता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज एवापोरेटर। एवापोरेटर हमारे पास क्या करता है कि रेफ्रिजरेंट जो है अपना जो टेम्परेचर है उसका बहुत लो होता है टेम्परेचर और प्रेशर, और वो जो है वो एवापोरेटर में आप कह सकते हैं या जो फ्रीज़र कह सकते हैं वो उसमें एंटर होता है। एवापोरेटर बेसिकली उसमें एंटर होता है, और एवापोरेटर अगर आप उसका नाम भी सुने तो एवापोरेटर एवापोरेट करता है चीज़ों को, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। सही। सो एवापोरेटर बेसिकली आपके पास एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। अगर आप रिवाइज करें हीट एक्सचेंजर क्या था, हीट एक्सचेंजर आपके पास एक आइटम, एक लिक्विड, एक गैस, एक फ्लूइड, उसके टेम्परेचर अगर उसका पर्पज़ यही था कि अगर एक चीज़ का टेम्परेचर जो है लो है तो अगर आपने उसका टेम्परेचर हाई करवाना है तो आप हीट एक्सचेंजर से पास करवाते हैं। अगर एक चीज़ का टेम्परेचर हाई है और आपने उसका टेम्परेचर लो करवाना है तो आप उसे हीट एक्सचेंजर से पास करवाते हैं। सो बेसिकली एवापोरेटर जो है वो एक तरह का हीट एक्सचेंजर ही है जो कि बहुत सारी डिफरेंट सेवरल टर्न्स और ट्यूबिंग से, कॉपर और एल्यूमिनियम की ट्यूबिंग से जो है वो बना हुआ होता है। सो बेसिकली इन डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनमें प्लेट टाइप एवापोरेटर यूज़ किए जाते हैं। अगर आप ये भी याद करें हीट एक्सचेंजर की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर था, एक शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर था। सो इसमें जो आपके पास डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स यूज़ होते हैं उनमें जो आपके पास एवापोरेटर की टाइप या हीट एक्सचेंजर कह लें उसकी टाइप यूज़ हो रही है वो प्लेट टाइप एवापोरेटर यूज़ हो रहा है। सो बेसिकली ये एवापोरेटर अगर आप नाम से ही देखें तो एवापोरेटर नाम से ही पता चलता है कि वो एक चीज़ को एवापोरेट करेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जो रेफ्रिजरेंट है उसका अपना टेम्परेचर लो होता है, उसका अपना प्रेशर लो होता है। जब वो एवापोरेटर में एंटर होता है वो क्या करता है एवापोरेटर, उसका जो टेम्परेचर है वो एज अ हीट एक्सचेंजर काम करता है और उसका जो टेम्परेचर है रेफ्रिजरेंट का उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, उसका प्रेशर इंक्रीज कर देता है। So the refrigerant absorbs the heat from the substance to be cooled in the evaporator. So वो क्या करता है कि evaporator के उसके अंदर क्या करता है, आप जो सब्सटेंस है जिसको आपने ठंडा करना है, जो चीज़ें आपने अंदर अपनी फूड आइटम्स रखी हुई हैं उनको क्या करता है, उनकी हीट अब्जॉर्ब करता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हीट तो वो क्या करेगा, वो अवापोरेट हो जाएगा, गेट्स अवापोरेटेड, गैस की फॉर्म ले लेगा। क्योंकि जब उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसने जितनी भी फूड आइटम्स रखी हुई हैं वो उनकी हीट अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर क्या करेगा, वो खुद एवापोरेट हो जाएगा। अब अगर आप एवापोरेटर में ये भी याद रखें तो वो आपके पास चीज़ों को आपने बेसिकली एवापोरेट करने के लिए उसका लफ्ज़ से ही याद रखें तो आपको याद रहेगा कि ईजिली इसका पर्पज़ क्या है। इट देन सक्ड बाय द कंप्रेसर, यानी फिर जो है ये फर्दर जो एवापोरेट बन होकर वो गैस की शक्ल में चेंज हो जाता है, फर्दर फिर अब वो कंप्रेसर के पास वो चीज़ चली जाती है, वो गैस जो है वो कंप्रेसर के पास चली जाती है। फिर ये साइकिल जो है इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एवापोरेटर के बाद नेक्स्ट कंप्रेसर में जा रहा है तो आपका जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है। सो नेक्स्ट कंपोनेंट और या नेक्स्ट पार्ट कह लें, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट यूनिट का है वो है कंप्रेसर। सो कंप्रेसर इज लोकेटेड एट बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड इन द बॉटम एरिया, कि एक तो बैक साइड पर वो एग्जिस्ट करेगा रेफ्रिजरेटर के और बॉटम साइड पर होगा। अगर आप बैक साइड पे देखेंगे बैक साइड पे होगा और बॉटम यानी नीचे वाले एरिया पे होगा। द कंप्रेसर सक्स द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एवापोरेटर, यानी कि जो कंप्रेसर में क्या करता है कि एवापोरेटर में मौजूद था रेफ्रिजरेंट, अब कंप्रेसर क्या करेगा जब वो एवापोरेट हो गया है वहां पर रेफ्रिजरेंट, अब वहां से उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, सक कर लेगा, अब अपने पास खींच लेगा कंप्रेसर। उसमें ऑब्वियसली मोटर लगी हुई होगी, वो कंप्रेसर जो है उस मोटर की वजह से वो मोटर मूव करती है। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक जो यूजेज है वो एक कंप्रेसर ही करता है आपके पास। वो क्या करेगा, वो मोटर वर्क करी होगी उसके अंदर जो लगी हुई होगी वो उसको सक कर लेगा और उसको क्या करता है एंड डिस्चार्जेस इट एट हायर टेम्परेचर। उसका हमें पता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा होता है,
तो वो क्या करेगा, उसको उसकी जो डिस्चार्ज हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ करता है। The compressor is driven by the electric motor and it is the major power consuming device of the refrigerator। कि हमारे पास जो कंप्रेसर है वो इलेक्ट्रिक मोटर से ड्राइव करता है, उसको जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है वो मोटर के थ्रू आ रही है। सो बेसिक जो हमारे पास मेजर पावर कंजम्पशन जो रेफ्रिजरेटर में हो रही होती है वो बेसिकली कंप्रेसर ही कर रहा होता है, जो पावर या वोल्टेज यूजेज होती है। सो मेजर जो पार्ट है, जो हैवी पार्ट है रेफ्रिजरेटर का, वो कंप्रेसर है, जो कि पूरी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई जो है वो ले रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट इज कंडेंसर। The condenser is the thin coil of copper tubing located at the back of the refrigerator। जिस तरह हमारे पास कंप्रेसर बैक पे एग्जिस्ट करता है एट बॉटम साइड, इसी तरह बैक पे कंडेंसर भी एग्जिस्ट करता है। द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंप्रेसर एंटर्स द कंडेंसर, यानी कंप्रेसर से जब सक कर लिया, कंप्रेसर ने जब एवापोरेटर से सक कर लिया, तो अब कंप्रेसर के बाद जो आपके पास रेफ्रिजरेंट है कंडेंसर में एंटर होता है, और अब यहाँ पर क्या होता है, उसने ठंडा होना है, वेयर इट इज कूल्ड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर, thus losing heat absorbed by it in the evaporator। कि जो उसने evaporator में हीट absorb कर ली थी, अब वो एटमोसफेयर में अब एयर के थ्रू उसको क्या करता है, एयर में अपनी जो जितनी भी उसने हीट absorb की हुई होती है उसको छोड़ देता है, उसको रिलीज कर देता है, ताकि अब वो खुद ठंडा हो जाए। तो जितनी भी उसने हीट एवापोरेटर और कंप्रेसर में उसने एब्जॉर्ब की हुई होती है, उसका जितना भी टेम्परेचर, उसका जितना भी प्रेशर बढ़ चुका होता है, सो कंडेंसर का काम ये है उसको वो रिलीज़ कर देता है, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने का अलाउ करता है। उसको वो रिलीज़ कर देगा तो अपना जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होगा वो कूल हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर फिर से कम हो जाएगा। टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट ऑफ द कंडेंसर इट इज़ फिन्ड एक्सटर्नली। फिन्ड यानी उसकी ट्यूबिंग इस तरह से, उसकी ट्यूब की जो है वर्किंग इस तरह से की गई होती है कि आपके पास उसका सरफेस एरिया बनाने के लिए, कि उसके जिस तरह जैसे फिन आपके पास बेसिकली होते हैं, जैसे आपके पास बहुत से जो तैरने वाले आपके पास जैसे फिशेस हैं, उनके फिन होते हैं तैरने के लिए, स्विम करने के लिए पानी में। तो इसी तरह वो फिन जो है वो उसके ऊपर ट्यूबिंग के ऊपर जो है फिन की तरह के स्ट्रक्चर एक एक्सटर्नली प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि कंडेंसर अच्छा काम करे और जल्दी से जो आपका रेफ्रिजरेंट है उसको ठंडा कर दे और उसकी वर्किंग में इजाफा हो जाए, एफिशिएंट हो जाए वो। तो इसलिए उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, उसका ट्रांसफर रेट इंक्रीज करने के लिए फिन टाइप ट्यूबिंग जो है एक्सटर्नली वो की जाती है, ताकि उसका परफॉर्मेंस में जो है वो इंक्रीज आ जाए। सो बेसिकली कंडेंसर के एंड तक क्या हो चुका है कि जो गैस है वो ठंडी हो चुकी है, वो अब वापस से जो है उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है। सो नेक्स्ट पार्ट इज एक्सपेंशन वाल्व। द रेफ्रिजरेंट लीविंग द कंडेंसर एंटर्स द एक्सपेंशन डिवाइस। कि जो आपके पास कंडेंसर से जब लीव करेगा रेफ्रिजरेंट, तो वो एक्सपेंशन डिवाइस में दाखिल हो जाता है, जो बेसिकली कैपिलरी ट्यूब्स हैं, ट्यूबिंग होती है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स के केस में। द कैपिलरी इज द थिन कॉपर ट्यूबिंग मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉपर कॉइल। कि बेसिकली कॉपर कॉइल को नंबर ऑफ टर्न्स, काफ़ी दफ़ा उसे बल दिए जाते हैं, तो उसके बाद यह इस तरह की एक ट्यूब बनती है, तो जिसकी मदद से ये एक्सपेंशन वाल्व बना हुआ होता है। सो जब आपके पास जो रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंशन वाल्व से गुजरेगा, तो उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो फिर से बहुत ज़्यादा डाउन कर जाता है, और वो फिर से जो है वो अपनी लिक्विड फॉर्म में, जिसमें वो पहले प्रेजेंट था, वो दोबारा से उस फॉर्म में आ जाता है, और फिर से अब लिक्विड वाला जो साइकिल था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था रेफ्रिजरेंट एज अ लिक्विड, उसका टेम्परेचर भी लो था, उसका प्रेशर भी लो था, अब फिर से वो साइकिल आ गया, और फिर से रेफ्रिजरेंट जो है अब वो फिर से दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, और फिर से वो उसी तरह स्टार्ट हो जाएगा, और ये साइकिल जो है फिर कंटिन्यू रहता है। सो बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें लिक्विड से स्टार्ट हुआ था, एज अ लिक्विड उसकी फॉर्म थी रेफ्रिजरेंट की, फिर वो बीच में गैस में कन्वर्ट हुआ, एवापोरेटर में गैस में कन्वर्ट हो गया, फिर दोबारा कंडेंसर के थ्रू उसका जो टेम्परेचर कम हुआ, एक्सपेंशन वाल्व में आने के बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर मजीद कम हुआ, और वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जो है रेफ्रिजरेंट आ जाता है, और फिर से ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है थर्मोस्टैट। अब थर्मोस्टैट जो है बेसिकली आपके पास जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस होती हैं, आपके पास रेफ्रिजरेटर के अंदर भी मौजूद होती हैं। तो बेसिकली ये थर्मोस्टैट जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है प्रोवाइड की जाती हैं,
और बेसिकली जो इसका सेंसर होता है वो एवेपोरेटर के साथ कनेक्ट होता है ताकि जो टेम्परेचर है उसको वो सेंस कर सके एवेपोरेटर में जो टेम्परेचर होता है। अब हमारे पास इसकी आप सेटिंग कहाँ से कर सकते हैं? अगर आपने देखा हो अपने घरों में भी जो आपके फ्रिजेज हैं, आपके पास एक नोब अंदर प्रेजेंट होता है जिसको आप अक्सर सर्दियों और गर्मियों में उसका टेम्परेचर जो है आप चेंज कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। सर्दियों में अमूमन आप उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा इंक्रीज यानी कर दिया, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर बाहर भी अच्छा होता है, तो आप उसका टेम्परेचर जो है वो उसको चेंज कर देते हैं। सो बेसिकली वो जो टेम्परेचर होता है बेसिकली टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। तो कंपार्टमेंट के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर नॉब के थ्रू जो है वो थर्मोस्टेट की सेटिंग आप कर सकते हैं और अपनी मर्जी से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। When the set temperature is reached inside the refrigerator, the thermostat stops the electric supply to the compressor and the compressor stops. यानी अगर आपने एक खास टेम्परेचर उसमें 4 3 2 1 0 इस तरह नंबरिंग भी की गई होती है, डिफरेंट हर रेफ्रिजरेटर हर कंपनी का डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका डिफरेंट वो सेटअप होता है कि थर्मोस्टेट की क्या नंबरिंग है। मैंने 5 4 3 2 1 वाली भी नंबरिंग जो है वो देखी हुई किस तरह से की गई होती है। सो बेसिकली आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो सपोज आपने जो है 5 सेट किया हुआ है टेम्परेचर जो थर्मोस्टेट के ऊपर शो कर रहा है, सो वो नोब आपने 5 पे जाके सेट किया। जब आपने रिक्वायर्ड एक टेम्परेचर जो है वो अचीव कर लिया है, जब ये टेम्परेचर अचीव कर लेगा तो वो क्या करेगा, अब आपने देख लिया कि ये टेम्परेचर आ गया है, तो वो उतनी देर के लिए जो कंप्रेसर होती है उसकी सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है उसको स्टॉप कर दी जाती है ताकि अब उसने रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव हो गया। अब वो क्या होगा, अब आपने उसके अंदर मजीद चीज़ें ऐड की हैं, उसका टेम्परेचर आपने फिर दरवाज़ा खोला है या बंद किया, दोबारा उसको 2 3 दफ़ा यूज़ किया है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो जो आपने 5 सेट किया था उससे कम हो गया, 4 सेट किया था या उससे कम हो गया। तो अब आपने उस टेम्परेचर को जब दोबारा उसने मेंटेन करना होगा रेफ्रिजरेटर ने, तो दोबारा से वो फिर कंप्रेसर को स्टार्ट कर देगा कि अब आपका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उससे बिलो आपका टेम्परेचर चला गया, फॉल कर गया है। तो दोबारा से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है थर्मोस्टेट जो उसको दोबारा से सप्लाई देना शुरू कर देता है ताकि जो कंप्रेसर है वो दोबारा से काम करे और दोबारा से जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो अचीव कर ले। सो थर्मोस्टेट जो है बेसिकली वो टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस है। जब आपने जो रिक्वायर्ड आप अपना टेम्परेचर उस पर सेट कर सकते हैं। गर्मियों और सर्दियों के लिहाज से आप डिफरेंट उस पर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। गर्मियों में आपको जो टेम्परेचर जो है मज़ीद लो चाहिए होता है ताकि ठंडक ज़्यादा से ज़्यादा अंदर बनी रहे। तो इस तरह जो है, और फिर जब वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, कंप्रेसर की जो सप्लाई जो दी जाती है वो बंद कर दी जाती है इलेक्ट्रिक सप्लाई, ताकि क्योंकि अब टेम्परेचर मेंटेन। और जैसे ही अगर आपने उसमें कोई नई चीज़ ऐड की है, 2 3 चीज़ें आपने मज़ीद अपनी जो है फूड आइटम्स उसमें रखी हैं, या आपने 2 3 दफ़ा फ्रिज पानी पीने के लिए खोला है, तो उसका जो टेम्परेचर है फ्रिज का जो रिक्वायर्ड सेट करना था उससे कम हो गया है टेम्परेचर, तो क्या होगा, वो दोबारा से सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। थर्मोस्टेट अब कहेगा कंप्रेसर को कि दोबारा से तुम अब यूजेज करो वोल्टेज का और इलेक्ट्रिक सप्लाई का, और तुम दोबारा से जो है टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन कर दो। सो बेसिकली अगर आप ये पिक्चर देखें तो ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं इस तरह दिखाए गए हैं। सबसे पहले दिखाया गया है कि ये सक्शन ट्यूब है, एवेपोरेटर जो है इस तरह, मतलब उसकी प्लेसेस दिखाई गई हैं कि यहाँ पर वो एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह ये कैपिलरी ट्यूब प्रोवाइड की गई हैं, कंडेंसर ये मौजूद है। इसी तरह सबसे नीचे कंप्रेसर मौजूद है, बैक साइड पे होगा। इसी तरह जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो डिफरेंट आपको कंपनीज डिफरेंट आप रेफ्रिजरेटर्स देखेंगे तो डिफरेंट जगह पे प्रोवाइड किया जा सकता है। ये टेम्परेचर कंट्रोल थर्मोस्टेट जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब डिफरेंट टाइप के आपके रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं, घरों में जो आप यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, कमर्शियल थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब जैसे आप ये देखें तो ये भी रेफ्रिजरेटर ही है, रेफ्रिजरेंट यूनिट ही है, लेकिन इसमें क्या है, अब इसका जो डिस्प्ले है ये विजिबल डिस्प्ले है। या आमतौर पर जो आप मॉल वगैरह हैं अगर आप देखें तो जैसे कोई भी मतलब आप कोई भी स्टोर पे ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं तो उनमें इस तरह के डिस्प्ले वाले विजिबल जो जिनका डिस्प्ले हो, इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। वो इस तरह के यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि कस्टमर्स को पता हो कि रेफ्रिजरेटर्स में जो है ये चीज़ पड़ी हुई है। सो इस ये जो है ये ज़्यादातर शॉपिंग मॉल्स में, और जो भी आप कोई भी ग्रॉसरी करने जा रहे हैं किसी स्टोर पे, तो वो इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स जो है रेफ्रिजरेंट यूनिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मोस्टली ये मॉल्स वगैरह में ज़्यादातर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि विजिबल जो हो, इनके जो अंदर जो आइटम्स पड़ी हुई हैं वो लोगों को, फूड आइटम्स जो रखी गई हैं वो नज़र आती रहें ताकि लोग देख सकें और अपनी रिक्वायर्ड जो चीज़ है उन्हें पता हो कि वो यहाँ पर पड़ी हुई होगी तो हम उसे यहाँ से ले लें। इसी तरह इस तरह के मज़ीद ये 3 साइड्स वाले हैं, ये 2 साइड्स वाले भी हो सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये वर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल वाले भी होते हैं रेफ्रिजरेटर्स। इसी तरह ये अब ये भी 3 कैबिन वाला ही है, लेकिन इसका अब डिस्प्ले जो है ये विजिबल नहीं है। सो इस तरह डिफरेंट टाइप्स के रेफ्रिजरेंट यूनिट्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक वर्किंग है, बेसिक जो उनका वर्किंग है वो यही रहती है।
सो बेसिकली अगर हम तमाम जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वर्किंग को इकट्ठा करें, उनकी वर्किंग जो हमने पढ़ी है उसको अगर ब्रीफली अगर हम बताना चाहें तो वो हमारे पास रेफ्रिजरेंट यूनिट की जो ओवरऑल वर्किंग है वो बन सकती है। तो बेसिकली रेफ्रिजरेंट यूनिट जो है उसमें लिक्विड की फॉर्म में, वो लिक्विड की फॉर्म में साइकिल स्टार्ट होता है और वो एक्सपेंशन वॉल से गुजरता है। उसके बाद जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट है वो एवापोरेटर से पास करता है, और एवापोरेटर से जब वो पास करता है तो वो जो तमाम जितनी भी प्रोडक्ट्स रेफ्रिजरेंट यूनिट्स में रखी गई होती हैं उनसे जो है वो हीट अब्जॉर्ब कर लेता है। और हीट अब्जॉर्ब करने के बाद वो जो रेफ्रिजरेंट होता है, ऑब्वियसली उसने हीट अब्जॉर्ब की है, तो यूनिट जो कंप्रेसर है, जो रेफ्रिजरेंट यूनिट है उसका जो कंप्रेसर है वो उस रेफ्रिजरेंट गैस को, गैस बन गई है क्योंकि उसने तमाम जो हीट है अब्जॉर्ब कर लिया प्रोडक्ट की, खुद उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, उसका प्रेशर बढ़ गया है, तो वो जो कंप्रेसर है वो उस रेफ्रिजरेंट गैस को पुल करता है, सक करता है अपनी तरफ, and absorb heat away from the food products, increasing the pressure of the gas। क्योंकि और मज़ीद हीट जो है वो कंप्रेसर जो है उसकी फूड की जो मज़ीद हीट है उसे अब्जॉर्ब करने के लिए वो रेफ्रिजरेंट के पास जो है मज़ीद आ जाती है, तो जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है गैस का वो मज़ीद बढ़ जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज द हॉट हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट देन पासिस थ्रू द कंडेंसर कॉइल्स। जब आपके पास एक हॉट, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, हाई प्रेशर के साथ है रेफ्रिजरेंट, जब वो कंडेंसर से गुजरता है तो वो अपनी हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में रेडिएट करता है और दोबारा से वो लिक्विड फॉर्म में अपनी जो कन्वर्जन है वो उसे कर लेता है, कि दोबारा से जब उसने अपना जो हाई टेम्परेचर था वो, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर, तो एटमॉस्फेयर में रिलीज वो हीट होने की वजह से वो आपके पास जो लिक्विड फॉर्म ऑफ रेफ्रिजरेंट है वो वापस आ जाती है। सो द लिक्विड रेफ्रिजरेंट री एंटर्स द एक्सपेंशन डिवाइस एंड द प्रोसेस बिगिंस अगेन, के वो दोबारा से वो लिक्विड फॉर्म में जब आ जाता है तो एक्सपेंशन डिवाइस में वो मज़ीद जो है उसका टेम्परेचर उसको मेंटेन रखता है और उसको लिक्विड फॉर्म मेंटेन रखता है, और फिर से वो साइकिल दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट साइकिल है वो आपके पास, अगर हम उसे कह सकते हैं कि वो एक्सपेंशन डिवाइस से स्टार्ट होता है और फिर वो एवापोरेटर के में जाता है, कंप्रेसर में, कंडेंसर में, और दोबारा से एक्सपेंशन वॉल्व से वो पहुंच जाता है। सो बेसिकली ये हमारे पास एक, आप उसे ब्रीफ फॉर्म में एक वर्किंग जो है उसकी कह सकते हैं कि अगर आपको तमाम पार्ट्स की वर्किंग अलग-अलग पता है तो आप उसकी ओवरऑल वर्किंग है, उसका ऑपरेशन जो है आप उसे ईजिली रेफ्रिजरेंट यूनिट का ऑपरेशन उसे समझ सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास रेफ्रिजरेंट जो है साइकिल है, जिसमें हमारे पास जो एक्सपेंशन वाल्व है, अगर यहाँ से रेफ्रिजरेंट पास करे और इससे होता हुआ वो एवापोरेटर में जाए, तो एवापोरेटर से गुजरने के बाद वो कंप्रेसर में जाता है, और कंप्रेसर से गुजरने के बाद जो है वो कंडेंसर में जाता है, जिसकी वजह से जो उसका जो हाई टेम्परेचर है वो रिलीज़ होता है, और उसके बाद दोबारा से जो एक्सपेंशन वाल्व है उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो दोबारा से एवापोरेटर में जो है दोबारा, तो इसी तरह ये जो साइक्लिक फॉर्म है रेफ्रिजरेंट की वो बरकरार रहती है, कि वो लिक्विड फॉर्म से वो गैस में कन्वर्ट होता है, दोबारा से वो हीट रेडिएट करता है, दोबारा से वो फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर वो अपना साइकिल जो है उसे बरकरार रखता है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ के आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो जो आप गैस कह रहे हैं, रेफ्रिजरेंट कह रहे हैं, जो कि अब्जॉर्बेंट है, जिसने हीट अब्जॉर्ब करनी है, सो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो वो डिफरेंट टाइप के आपके पास रेफ्रिजरेंट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो आपके पास रेफरेंस के तौर पे दिया गया है कि जो रेफ्रिजरेंट आप यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट गैस इज़ अमोनिया। सबसे पहले जो आपके पास जो कमर्शियली रेफ्रिजरेटर्स में, रेफ्रिजरेंट यूनिट्स में जो आपके पास रेफ्रिजरेंट एज अ रेफ्रिजरेंट जो गैस यूज़ होती थी वो आपके पास अमोनिया थी, लेकिन क्योंकि ये टॉक्सिक है, इरिटेंट है, और इसके जो फायर कैच करने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हैं, सो इसलिए आपके पास इसका जो यूज़ है थोड़ा सा कम हो गया, तो उसकी जगह जो है हाइड्रोकार्बन्स ने ले ली। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो बेसिकली आपके पास ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे गैसेस हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनाए गए होते। सो यानी उसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही सिर्फ एलिमेंट मौजूद होते हैं और कोई नहीं होगा। अब हाइड्रोकार्बन्स भी यूज़ किए जा सकते हैं और हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। अब हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, हेलोजिनेशन का मतलब होता है आपके पास गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, इस तरह की ये जो आपके पास गैसेस हैं उन्हें आप हैलोजेंस बोलते हैं, जो एलिमेंट्स मौजूद हैं
एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें आप कहते हैं कि वो हमारे पास वो हेलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये आपके पास फ्लोरीन, ये आपके पास जो है ये हेलोजेंस की एग्जांपल है। सो बेसिकली आपके पास हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी एज अ रेफ्रिजरेंट आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या होगा कि यानी अब कोई इस तरह का एलिमेंट होगा जिसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है और साथ कोई हेलोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट हो जाएगी, फ्लोरीन या ब्रोमीन कुछ इस तरह जो सूटेबल होंगी वो साथ हेलोजिन उस कंपाउंड में प्रेजेंट होंगी। सो जो हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी एक प्रेफर्ड रेफ्रिजरेंट है। वो जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स हैं या एयर कंडीशंस हैं जो आपके पास एसी यूज़ होते हैं उसमें भी यही गैसेस यूज़ होती हैं और दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन एज वेल। कि हाइलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये आपके पास जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर है, डोमेस्टिक लेवल पे जो है रेफ्रिजरेटर यूज़ होते हैं, जो कमर्शियल लेवल पे यूज़ होते हैं, दोनों में ये यूज़ किए जा सकते हैं। और ये आपके जो एयर कंडीशनर्स हैं वो भी क्योंकि इसी सिस्टम पे आपके पास काम करते हैं ना, कि जितना भी रूम का टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है उसका टेम्परेचर खुद एब्जॉर्ब करके जो है वो फिर बाहर कंप्रेसर लगा हुआ होता है, वो बाहर उसकी गैस को जितनी भी उसने गर्म अंदर से कमरे से हीट एब्जॉर्ब की हुई होती है उसे बाहर वो कंप्रेसर जो है वो आउटडोर यूनिट जो लगा हुआ होता है आपके घरों के बाहर कहीं भी आप देखेंगे तो एक इंडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है एसी का। तो वो जो आउटडोर यूनिट है वो जितनी भी अब्जॉर्ब गैसेस जो कि इंडोर यूनिट ने अब्जॉर्ब की हुई होती हैं गर्म गैसेस, वो उनको अब एटमोसफेयर में वो कंप्रेसर जो है वो रिलीज कर देता है जो कि बाहर लगा हुआ होता है। तो इसी तरह वो भी इसी एयर कंडीशंस जो हैं वो भी इसी वर्किंग पे काम करते हैं, उनमें भी गैस और भी रेफ्रिजरेंट जो है वो भरा गया होता है। सो जो बेसिकली आपके पास एब्जॉर्बेंट का काम करता है। दे कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन सब्सटीट्यूटेड विद क्लोरीन एंड फ्लोरीन, के उसमें हाइड्रोकार्बन भी मौजूद होते हैं और हाइड्रोकार्बन के साथ साथ क्लोरीन एंड फ्लोरीन और इस तरह के एलिमेंट्स जो हेलोजन मौजूद होते हैं वो भी पाए जाते हैं। अब इनकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई आगे कि एग्जांपल इज डाईफ्लोरो क्लोरोमीथेन जिसका फॉर्मूला है CHClF2। टू जो है वो F के साथ नीचे स्मॉल में होगा, ये कैपिटल ही है थोड़ी सी। यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर जो फॉर्मूला में 2 लिखा गया है वो F के साथ 2 नहीं है बल्कि वो सबस्क्रिप्ट में प्रेजेंट है, यानी नीचे F के साथ स्मॉल उसमें प्रेजेंट है। यानी फ्लोरीन F के जो है वो बेसिकली 2 एटम्स हैं। सो ओके, ये आपके पास जो है डाईफ्लोरो क्लोरोमीथेन, ठीक है, तो ये आपके पास प्रेजेंट है इज R22। अब उन्होंने क्या किया है कि हर एक उसका नाम जो है वो डाईफ्लोरो क्लोरोमीथेन है, अब उसको एक नाम दिया है रेफ्रिजरेंट के तौर पे, उसे जो नाम दिया वो R22 है। इसी तरह डिफरेंट आपके पास जो है एग्जाम्पल हो सकती हैं। इसी तरह उन्होंने डिफरेंट R12 है, R22 है, R290 है, ये डिफरेंट रेफ्रिजरेंट की एग्जाम्पल है। जो R12 है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एग्जाम्पल है, यानी उसमें आपके पास CFCs जिन्हें वर्ड यूज़ करते हैं हम, यानी उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, उसमें फ्लोरीन भी प्रेजेंट होगा और साथ कार्बन प्रेजेंट होगा, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन R12 जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एग्जाम्पल है। इसी तरह R22 रेफ्रिजरेंट जो है वो हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एग्जांपल है, यानी उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। जो आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFCs उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो R22 रेफ्रिजरेंट है वो एक एग्जांपल है किसकी, HCFC की, यानी वो उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। इसी तरह एक एग्जांपल R290 रेफ्रिजरेंट है। अब ये जो एग्जांपल है ये हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है, यानी इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है, ना क्लोरीन मौजूद है ना फ्लोरीन मौजूद है, ये सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। सो ये डिफरेंट टाइप की जो है रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर सकते हैं जो कि एज एन ऑब्जॉर्बेंट जो है वो काम करते हैं, लेकिन इनके साथ थोड़े से हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ। जितने भी हमारी एसीज में, एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर्स जो हैं ये सारी ये जो है थोड़ी सी ग्लोबली या टेम्परेचर वाइज अगर आप देखें ग्लोबल वार्मिंग वाइज तो ये ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करते हैं, यानी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली उसे ही कहते हैं अगर मैं आम अल्फाज में समझाऊँ, कि जो आपके पास अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने में ये जो CFCs हैं, ये जो रेफ्रिजरेंट हैं, ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं और करते भी हैं। और इनकी जो हमें उस तरफ मूव करने की ज़रूरत है कि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और जो इस तरह के रेफ्रिजरेंट है जो कि कोई इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको पैदा करने का सबब ना बने। हमें इस तरह के ग्रीन सॉल्यूशंस की तरफ जाने की, इस तरह के इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट यूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मज़ीद इंक्रीज़ ना करे और वो हमारे लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हम ऑपरेशन हमने देखा, मेंटेनेंस भी हम देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेंट जो सिस्टम्स हैं उनकी मेंटेनेंस किस तरह से की जा सकती है। बेसिकली सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो तो ये है कि आप डोमेस्टिक लेवल पे भी और आप कमर्शियल लेवल पे भी जो उनकी क्लीनिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे आपको रेगुलरली बेसिस पे आपको करते रहना चाहिए कि आप अपना पूरा अंदर से सारा कुछ जो है उसे अपनी जो आइटम्स हैं उनको साफ़ करें। घर में जो आपकी मदर्स हैं वो ये करती भी होंगी कि सारी चीज़ें एक दिन फ्रिज जो है बंद करके सारी चीज़ें निकाली, उनको कहीं और ठंडी जगह पे सेफ जगह पे रखा और जो है फिर उसकी सफाई की अंदर से अच्छी तरह ब्रश लेकर कपड़ा लेकर। तो ये एग्जाम्पल है कि आपने जितने भी रैक्स हैं उसके ड्रॉर्स हैं शेल्व्स हैं उनको क्लीन किया है पानी के साथ, कपड़े के साथ, ब्रश के साथ। तो उनकी ये एक क्लीनिंग जो है ये भी मेंटेनेंस में आती है। इसी तरह आप जो है डिफरेंट आप डिटर्जेंट बेस्ड सॉल्यूशंस या वार्म वाटर या विनेगर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह के दाग लग गए हैं ग्रीस के या कुछ इस तरह के आपके दाग लग गए हैं तो उन्हें आपने साफ़ करना है। आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स हैं और जो कंडेंसर्स हैं उनकी जो कॉइल जो है उनकी भी कंडेंसर्स जो हैं उनकी भी रूटीन क्लीनिंग जो है उनकी भी होनी चाहिए। अब जो ये आपके पास जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स हैं अब वो मैन्युफैक्चरर्स जो होंगे वो डिफरेंट आपके रिकमेंड करते हैं। हर जो मैन्युफैक्चरर हर कंपनी का जो सिस्टम है वो अलग होता है तो उसके साथ वो आपको एक मैनुअल भी देते हैं कि आप इनको जो है आप इसको इतने अरसे बाद इसकी सफाई करवाएं या इतने अरसे बाद इसकी ये चीज़ चेक करें। तो वो जो डिफरेंट लेकिन मोस्टली जो आपके पास हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप 3 महीने में एक दफ़ा ज़रूर इसकी क्लीनिंग करवाएं इसके कंडेंसर की। एंड मैनी मैनुअल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक क्लीनिंग टिप्स और कुछ वो तो जो बेसिकली जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स हैं वो जिस तरह का रेफ्रिजरेटर होगा वो उस तरह के साथ जो है मेंटेनेंस टिप्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं मैन्युफैक्चरर की तरफ से। वो आपको साथ एक मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप वो फिर फर्दर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जो है जो आपका रेफ्रिजरेटर है सिस्टम है अगर वो अच्छा नहीं होगा, सही साफ़ नहीं है, गंदा है तो वो क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर मेंटेन करने में जो है वो उसको मसला होगा। उसको टेम्परेचर वो इजीली मेंटेन नहीं कर सकेगा और वो ओवर हीटिंग भी कोस कर सकता है और कोई कंपोनेंट जो है कोई पार्ट जो है आपके पास रेफ्रिजरेटर का वो ख़राब भी हो सकता है। इसी तरह अपने पास जो डिफरेंट कंप्रेसर प्रोवाइड किए गए हैं, कंडेंसर प्रोवाइड किए गए हैं। सो वो कॉइल जो आपके पास पीछे अगर आप देखें अपने जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स हैं देखें तो पीछे आपको वो कॉइल्स लगे हुए नज़र आएंगे। सो उनकी भी क्लीनिंग ज़रूरी है, कंसिस्टेंटली आपको उनकी भी करनी है। और आपने और अगर आपने कोई भी चीज़ हो आप देखेंगे कि गरम गरम चीज़ अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल ही गरम के आपने उसे बनाया है, उसे पकाया है किसी चीज़ को और फ़ौरन से अपना जो खाना है जो मील है उसको गरम गरम ही अंदर रख दिया है तो वो उसकी वर्किंग को जो है डिस्टर्ब कर सकता है। सो बेसिकली आपने क्या करना है कि थोड़ी देर उसे बाहर रूम टेम्परेचर पे रखें। जब उसका थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो हमेशा से जो हमारी मदर्स हैं घरों में वो यही प्रैक्टिस करती हैं कि थोड़ी देर उसे रखा रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद आप फ्रिज को ठंडा करने थोड़ा सा जब ठंडा हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है तो तब आप रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र में आप अपने रखती हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ही गर्म चीज़ फ़ौरन के आपने चूल्हे से उतारी है और आपने फ़ौरन अंदर रख दिया तो ये भी उसकी जो वर्किंग है उसको ख़राब करती है। उसका जो आपके पास उसको टेम्परेचर क्योंकि आप देखें एक चीज़ उसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अब उसको ठंडा करने के लिए उसको मज़ीद वर्क करना पड़ेगा, कंप्रेसर पे मज़ीद लोड पड़ेगा। तो इस वजह से आपके पास क्या होगा कि आपका वो सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर सकता है। सो बेसिकली उसकी जो रेफ्रिजरेंट है और जो कंप्रेसर है डिफरेंट पार्ट्स उनकी वर्किंग के लिए अच्छी वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि आप उसको बहुत ही ज़्यादा जो गर्म चीज़ है आप उसे अंदर ना रखें। ओके आपके पास जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर लार्ज रेफ्रिजरेटर्स होंगे या फ्रीज़र होंगे तो आपके पास आपने देखा होगा नीचे एक ट्रे रखी हुई होती है। डोमेस्टिक हाउस होल्ड जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें भी कि कोई भी अगर पानी या लिक्विड जो भी स्लज या इकट्ठी हो रही है वो नीचे इकट्ठी हो जाती है। तो जो आपके पास लार्ज रेफ्रिजरेटर्स होंगे ओब्वियसली जो उनका नीचे जो स्लज या स्लाइम इकट्ठा होने का जो उनकी ट्रे होती है वो भी प्लेट होती है वो भी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में वो जो स्लज रिलीज़ करेंगे। सो आपने उसको भी जो है टाइमली आपने ड्रेन करते रहना होता है ताकि वो भी जो है वो फ्रीक्वेंट उसकी बिल्डअप्स जो है उसका पानी ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ पर इकट्ठा ना होते। टाइमली आपने जो नीचे उसकी ड्रेन प्लेट्स लगी हुई होती हैं उसमें जो भी मटेरियल इकट्ठा हुआ होता है तो उसकी भी क्लीनिंग और उसकी भी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। सो इफ़ योर ड्रेन पेन ओवरफ्लोज विद मॉइस्चर एंड स्लज इट कैन इमिट अ पंजेंट ओडोर। ऑब्वियसली अगर वो वैसे भी पड़ी रहेगी तो वो ओडोर भी आएगी। आपका जो किचन स्पेस है या जहाँ भी आपने रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है
सो आपके जो डोर भी जो है वो फैल जाएगी। सो आपने मंथ में एक दफ़ा जो है उसे आप साफ़ भी कर सकते हैं वार्म वाटर से, विनीगर सोल्यूशन से और विद सोप, ताकि जो है वो उसकी वर्किंग में कोई भी रेफ्रिजरेटर की कोई भी मुश्किल ना आए। इस तरह आप डिफरेंट आप प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले सकते हैं जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनके लिए, कि आज सबसे पहले जो एक प्रिकॉशन मैंने इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी उसको जो प्लेसिंग होती है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने दीवार के साथ लगा कर नहीं रखना, उसे 15 सेंटीमीटर का वॉल के साथ, दीवार के साथ से उसका 15 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस होना चाहिए, ताकि जितने भी एटमोस्फेरिक एयर है वो ईजिली जो कंडेंसर की ट्यूब्स हैं उसमें से वो एडुकेटली पास कर सके, और वो जो रेफ्रिजरेंट है उसकी वर्किंग में कोई जो है कोई भी मसला पेश ना आए। इसके अलावा स्टेबलाइज इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर लो वोल्टेज आ रहे हैं तो आपका जो कंप्रेसर है वो सही तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए स्टेबलाइजर्स भी यूज़ किए जाते हैं इसी पर्पज़ के लिए कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है या कोई भी आपका इस तरह का इक्विपमेंट है वो ख़राब ना हो ड्यू टू लो वोल्टेज। नेक्स्ट इसी तरह आप हॉट फूड शुड नॉट बी प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर। हॉट फूड इन द रेफ्रिजरेटर रेजेस द evaporator टेम्परेचर कॉजिंग ओवरलोडिंग ऑफ द कंप्रेसर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा उस पर लोड पड़ेगा उसे, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा जो गर्म चीज़ है उसको कम करने के लिए कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, evaporator को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जो रेफ्रिजरेंट है उसको मज़ीद उस टेम्परेचर को अचीव करना होगा। तो इस वजह से उसकी जो वर्किंग है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपको जो हॉट फूड जो है उसको प्रेफर नहीं करना कि आप उसके बिल्कुल भी रेफ्रिजरेंट जो है उसके अंदर ना रखें। इसी तरह जो वैसे आम जो प्रैक्टिस है उसमें यही होता है कि रेफ्रिजरेटर जो होते हैं वो किचन में मोस्टली रखे जाते हैं, लेकिन मोस्टली वो सूटेबल एरिया नहीं है। अगर कहीं और आपके पास स्पेस होगी तो आप किचन के अलावा रख सकते हैं, इस तरह की जगह पे रखें जहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि किचन में वैसे ही आप स्टोव यूज़ करते हैं 3 टाइम्स अ डे, उससे भी ज़्यादा आप जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है आपके पास वर्किंग हो रही होती है वहाँ पर, तो टेम्परेचर किचन का क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी बजाय आप किसी और जगह पर रखें तो वो ज़्यादा ईजिली जो है उसकी वर्किंग जो है रेफ्रिजरेटर की और उसकी शेल्फ लाइफ, उसकी जो वर्किंग लाइफ है उस रेफ्रिजरेटर की, उसमें भी मज़ीद इजाफा होगा और वो ईजिली काम कर सकेगा। ओके, दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे, जिसमें हमने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखी है रेफ्रिजरेंट यूनिट्स की, कि वो डोमेस्टिकली भी एग्जिस्ट करते हैं, वो कमर्शियली भी एग्जिस्ट करते हैं, और हमने देखा है कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं रेफ्रिजरेटर्स के, डिफरेंट पार्ट्स की क्या वर्किंग है, और फिर हमने उनकी मेंटेनेंस भी स्टडी की है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।